नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे RO GS मॉक टेस्ट, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फाउंडेशन कोर्स के बारे में दे दूं कि फाउंडेशन कोर्स में एंटायर RO के सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, नोट्स आपको PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया गया है। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो वो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। टिकोड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो घर बैठे भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सूची 1 सूची 2 दिया गया है और आपको सुमेलित करना है। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिया गया है। नंदन कानन की अगर हम बात करेंगे तो नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है। अबोहर की अगर हम बात करेंगे तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, पंजाब में है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये गोवा में है और सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। तो यहाँ पर देख लीजिए A का 4 B का 3, A का 4 B का 3 आपका 2 जगह दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं C का जो है वो फर्स्ट है, यहाँ पर है, और D का आपका क्या हो गया, D का आपका हो गया, यहाँ पर देखिए क्लास, D का आपका हो गया सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, D आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले का जो सही उत्तर है वो क्या है, D है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो पहले का जो सही उत्तर है वो आपका D है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल पार्क, इन सब से प्रश्न बनते हैं। दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर एक तरफ आपको संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दिए गए हैं। तो चलिए एक को मैच करते हुए चलते हैं। यहाँ पर राज्य हिंदी संस्थान की बात की गई है, तो राज्य हिंदी संस्थान जो है वो कहाँ पर है, वो आपका बनारस में है। तो A का सेकंड हो जाएगा, A का सेकंड। तो यहाँ पर देखते हैं A का सेकंड आपका एक ही जगह दिया गया है और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करेंगे तो वो आगरा में है। ठीक है, B का फर्स्ट हो गया। उर्दू परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, मैसूर में है। ठीक है, मैसूर में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। दूसरे का C आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, राज्य हिंदी संस्थान की बात करेंगे तो ये बनारस में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करेंगे तो ये आगरा में है। उर्दू परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो लखनऊ हो गया। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की बात करेंगे तो वो मैसूर में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्लास। अच्छा, अगला प्रश्न को देखने के पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट संस्थान को डिस्कस कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान की बात की है तो ये कोयम्बटूर में है। ठीक है, यहाँ पर अगर भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की बात करेगा तो आप क्या लगाएंगे, कानपुर लगाएंगे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राजमुंदरी में है। क्लास अभी तक हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, उससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो अगर आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को छोड़ने की गलती मत करिएगा। दूसरा, यहाँ संस्थान इंस्टीट्यूट से रिलेटेड प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं। पास्ट ईयर्स में बनी है, RO में भी बनी है और UP PCS में भी बनी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये करनाल में है, परीक्षा में कई बार पूछा है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल में। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी परीक्षा में पूछा है, नई दिल्ली में। ठीक है, रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान
संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भाभा रिसर्च सेंटर कहां पर है? ट्राम्बे, मुंबई में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है? मुंबई में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मैसूर में है। अभी ये तो हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, ठीक है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, ठीक है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कराईकुड़ी में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दुर्गापुर में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कासरगोड में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में है। ये पूछा है, आलू वाला पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, ये पूछा है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। देहरादून जाने के बाद लोगों की आंखें एकदम चकमका जाती है, दृष्टिहीन हो जाते हैं वो, ठीक है। फिर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। तो क्लास यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेशनल बोटैनिकल गार्डन कहां पर है? लखनऊ में है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है परीक्षा में। थर्ड देखते हैं, राष्ट्रीय पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 21 दिन का या फिर 1 मंथ का? तो मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? 2 सप्ताह का समय मिलता है कैंपेन करने के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है, ये डायरेक्ट प्रश्न था। अब देखिए, प्रेसिडेंट की जब भी हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो यहां पर हम कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि उनसे रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। अभी देखा गया है परीक्षा में क्या करते हैं, 54, 55, 56, 57, 58 लगातार दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहले तो दिया जाता था 54 दे देते थे, फिर 124 दे देते थे, 213 दे देते थे, तो आपके दिमाग में रहता था कि ठीक है ये 54 है तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इधर 213 की बात करें तो ये आपका हो गया 214, इधर देखें तो हाई कोर्ट वाला हो गया, 124 सुप्रीम कोर्ट हो गया, 123 आपका ऑर्डिनेंस हो गया। लेकिन अब क्या करते हैं, अब इस तरीके से चीजों को दे देते हैं तो इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 की हम बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। और आपको मैंने पहले भी बताया है क्विक रिवीजन सीरीज में, जब भी हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे तो यहां पर आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। जो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है, वो आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, बार बार स्टूडेंट्स को यहीं पे कंफ्यूज करा दिया जाता है। 55 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात की जाती है। 56 की बात करेंगे राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की जाती है, री इलेक्शन की। और 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता की बात की जाती है। अब देखिए क्लास यहाँ पर क्या लिखा है, एक और चीज हम डिस्कस करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित, ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम खाली निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं। सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य कौन सी जनसंख्या की बात की गई है, किस सेंसस को लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, भले हम लोग एग्जाम के लिए 2011 सेंसस को याद करना शुरू करते हैं, रटना शुरू करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर सेंसस को देखा जाएगा तो 1971 वाले सेंसस की बात की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बदलाव वर्ष 2026 के जनगणना के आंकड़ों
आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जाएगा। ये भी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बस आपको एक चीज ये याद रखना है, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य आपके होते हैं। ठीक है, कहाँ के निर्वाचित सदस्य होते हैं? जो पार्लियामेंट है उसके, ठीक है, संसद की, लोकसभा राज्यसभा के दोनों की निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ जो आपकी विधानसभाएं हैं, राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहां के भी निर्वाचित सदस्य की बात की जाती है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप में से एक दो बच्चे भी बता देंगे तो मुझे ये चीज समझ में आ जाएगी कि मेरा जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका उत्तर आप लोगों को पता है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपके दिल्ली और पुडुचेरी वोट करती है। ठीक है, अगर वोट करती है, ध्यान से सुनिएगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं वो आपकी उनकी वोटिंग ली जाती है, और अगर ली जाती है तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनको इसमें ऐड किया गया है, ठीक है, जोड़ा गया। चलिए अगला हम देखते हैं फोर्थ प्रश्न को। सभी भारतीय पत्र मुद्राओं पर एक विशेषताओं के साथ महात्मा गांधी के चित्र का अंकन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस वर्ष से किया जाने लगा? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया महात्मा गांधी, फ्रॉम विच ईयर डिड द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी विद द न्यू फीचर ऑन ऑल द इंडियन पेपर करेंसीज बी इंस्क्रिप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1948, 1969, 1987 या फिर 1996? तो यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है, क्योंकि अभी हो रहा था कि आरबीआई नोट जारी करेगी जिसमें कि राम मंदिर से रिलेटेड फोटो होगी ना। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, 1996 से यहाँ पे देख लीजिए, सभी भारतीय पत्र मुद्राओं पर नए विशेषताओं के साथ महात्मा गांधी के चित्र का अंकन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1996 से किया जाने लगा, जबकि 1987 में पहली बार जो 500 के नोट की जो सीरीज थी, ठीक है, कि रेगुलर नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र को दर्शाया गया था। पहली बार 1987 में, लेकिन वो 500 की नोट पे किया गया था। अब 1996 से सारी नोट्स पे, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहां पर अगर हम देखें कि भारत में नोटें कहां छपती हैं, तो नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है, देवास में, ठीक है, मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और सलबोनी पश्चिम बंगाल। फिर प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको युद्ध दिया गया है, दूसरी तरफ आपको वर्ष दिया गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, एकदम सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में हुआ था, सही है। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, सही है। राक्सी तांगड़ी का युद्ध, जिसको कि हम अभी बताते हैं 1567 में हुआ था, ये आपका गलत है। ये कब हुआ है? 1565 में हुआ, जिसको कि हम तालीकोट का युद्ध भी कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए 1565 आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत में 3 मुख्य लड़ाई हुई थी, जिसमें कि हम लोग कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो 1526 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और लोधी वंश के बीच में, याद रखिएगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में हुआ था, ठीक है, 30 साल बाद। 1526 के 30 साल बाद 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। उस समय सम्राट कौन थे? सम्राट इधर आपका अशोक था और इधर किसके बीच में हुआ था? हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाएं थी एक तरफ, ठीक है, और अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। मराठा साम्राज्य की एक उत्तरी हमलावर सेना और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुरानी, 2 भारतीय मुस्लिम सहयोगी, 2 आप के रोहिल्ला अफगान और के नवाब सुजाउद्दौला के साथ अवध दिल्ली के उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर पानीपत में लड़ा, 60 मील पानीपत में लड़ा गया था। जो कि आपका, ये इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये तो बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया गया है। बस आप ये याद रखिएगा कि पहले पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था, फिर आपका 30 साल बाद 1556 में हुआ था, फिर 1761 में हुआ था, ठीक है। और ये किसके किसके मध्य लड़ा गया था, ये चीज आपको याद रखनी है। और इतना डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है कि कितने किलोमीटर, क्या, ये सब फालतू की बात होती है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा वो। देखिए क्लास, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो हमेशा अपने पढ़ने का स्टाइल इस तरीके से रखिएगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें, ना कि आपको पढ़ाना है किसी को।
बड़ा बड़ा आपको किसी को बताना नहीं है कि इतने किलोमीटर अंदर लड़ा गया, यहाँ कोई जरूरत नहीं है उसकी। किसके किसके मध्य हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, बस उतना सफिशिएंट है पानीपत के युद्ध के बारे में जानकारी। छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित घटना क्रमों पर विचार कीजिए एवं उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? अगस्त प्रस्ताव की बात की गई है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था बताइए? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया है? जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर लेते हैं। और आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से 2 सेशन को प्रिसाइड किया था? एक त्रिपुरी सेशन था और एक आपका हरिपुरा सेशन था। याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। तो ये कब करते हैं? 1939 में करते हैं, मई का समय रहता है, ठीक है, मंथ। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस की बात की जाए तो ये मुक्ति दिवस की कब मनाया है मुस्लिम लीग ने? ये आपका मनाया है 22 दिसंबर 1939 को। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर देती है तो मुस्लिम्स इतना खुश होते हैं कि वो मुक्ति दिवस मना देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, मतलब खुशी में चलो मुक्ति दिवस बना दिया गया। आपको पता है 1937 में आपका प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, ठीक है, जिसके के थ्रू आपका 1937 में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये एक मुख्य पार्टी के रूप में उभरी। तो ये बहुत अब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और कुछ समय बाद ये रिजाइन कर देती है। क्यों रिजाइन करती है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो उस समय का लॉर्ड लिलिंथगो था, वो कह देता है कि भारत भी पार्टिसिपेट करेगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स को ये बहुत बड़ी बेइज्जती लगती है कि आज भारत की मुख्य पार्टी जो है वो आईएनसी है और आपने आईएनसी से बिना पूछे कैसे डिक्लेयर कर दिया कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगी। तो इसके विरुद्ध में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं और मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाती है। अगस्त ऑफर की बात करें तो ये 1940 में आया है। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर सेशन में पाकिस्तान की मांग की अगर हम बात करें तो ये 22 मार्च 1940 का समय है। अब आप इसको अरेंज करिए तो आप इधर देखेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, ठीक है, फिर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाना, 4-3 हो गया। उसके बाद आप देखिए ये होगा ये मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर सेशन में पाकिस्तान की मांग, और आखिरी में अगस्त ऑफर। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 कहां पर दिया गया है? सी में दिया गया है। तो 6 का सी आपका सही उत्तर है। क्लास मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको बहुत तेजी के साथ चीजों को रिवाइज करना है तो आप क्विक रिवीजन सीरीज एक बार जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में क्या करिए, उसको चला दीजिए, सुनते रहिए, देखिए आपको कितनी चीजें आती है, कितनी चीजें नहीं आती है, उसको आप देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। इधर सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको लॉ अरेस्ट क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। अगर कल का टेस्ट आपने देखा है तो उसमें हम लोग ने कोल माइंस एरिया को डिस्कस किया था ना, और आज की क्लास में हम लोग आयरन और माइंस को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोल की बात करेंगे तो हम गोंडवाना रेंज को याद रखने दिमाग में रखेंगे, और जब भी हम माइंस की बात करेंगे तो ये जो धारवाड़ रेंज है यहाँ पर आपके मिनरल्स मतलब खनिज की बात करेंगे, माइंस की नहीं कहना चाहिए मुझे, हम खनिज की बात करेंगे तो धारवाड़ रीजन में आपको खनिज मिलते हैं। चलो केमनगुंडी की बात करते हैं। केमनगुंडी कहां पर है? केमनगुंडी तो ये आपका कर्नाटक में है, इसको अरेंज करते हुए चलते हैं। चंद्रपुर की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है। नोवामुंडी की बात करेंगे झारखंड में है। गुरु महिसानी की बात करेंगे तो ये आपका कहां है? उड़ीसा में। तो 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7th का ए। 7th का ए आपका सही उत्तर है क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी मैम आंसर डिस्कस कर रही हैं, तो आप अपने स्पीड पे वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दीजिए, फिर मेरे आंसर से उसको मैच कर लीजिए। समय बहुत कम है तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम कम समय में डिस्कस करें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर स्पीड तेज लग रही हो तो उसके लिए माफ करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा। कितना अच्छा बनाना, मार्क करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा। चलो 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहा जाता है? काल बैशाखी, ठीक है, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम वर्षा, या फिर आम्र
वर्षा, जिसको कि हम यहाँ पे मैंगो रेन लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपकी ह्यूमिड विंड्स जो फ्लो करती हैं उनको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम रेन। ठीक है, तो 8th का सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, 8th का सी आपका सही उत्तर है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है एवं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। लोकल विंड से रिलेटेड भी प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा। 9th प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ये प्रश्न में पूछा गया है। टंगस्टन, पारा, ठीक है, फिर ऑस्मियम, उसके बाद सिल्वर। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन सब में से आपका है टंगस्टन का, तो ए आपका सही उत्तर होगा। साइंस का ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में आपके मिलता है एट अ ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर? पहला आपको दिया गया है सोडियम, देन ब्रोमीन, मरकरी, फिर आयोडीन। तो नॉन मेटल की बात की गई है, तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है ब्रोमीन। 10th का बी आपका सही उत्तर है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। 11th को देखिए, जलियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की किसने लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी? सोहन सिंह भाकना ने, चंद्रशेखर आजाद ने, उधम सिंह ने, या फिर सरदार किशन सिंह ने? ठीक है, तो यहां पर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा कि डायर को किसने गोली मारी थी। डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। तो 11th का सी आपका सही उत्तर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो आपको पता है ये 1919 में आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर किसकी हत्या की थी? डायर की हत्या की थी। 12वें प्रश्न को देखते हैं। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन रहा था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जब हुआ था तो उस समय उसका वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड वेबल, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो मैं आपको बता दूं, क्विट इंडिया मूवमेंट अभी हमने डिस्कस किया था, तो इस समय आपका जो वाइसरॉय था वो लॉर्ड लिलिंथगो था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं यहाँ पर देखते हैं। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वाइसरॉय जो था वो लॉर्ड लिलिंथगो था। लॉर्ड लिलिंथगो 1936 से 1943 तक भारत का वाइसरॉय रहा। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ। आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहते हैं, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, यहां पर देखिए डू और डाई वाली जो बात कहते हैं, यहां पर देखिए जुलाई 1942 में गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कब महात्मा गांधी ने ये चीज बोली थी। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कब बोला था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बोला था, 1942 के समय बोला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसात्मक गोरिल्ला युद्ध बताया है। ये भी चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 13 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको फसल दी गई है, दूसरी तरफ आपको रोक दिया गया है। आरओ एआरओ में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, पीसीएस में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आरओ एआरओ की जिनकी परीक्षा है वो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नींबू में कैंकर रोग होता है, टमाटर में दिया गया है वाट रोग, अरहर में दिया गया मलाइन रोग, और फिर गेहूं में सलतकंड दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वाट रोग दिया गया है ना, ये टमाटर में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पोटैटो में होता है। किस में होता है? आलू में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये बी आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, 13 का बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि वाट रोग आपका किसमें होता है? आलू में होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा।
14 प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ आपको फल दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको खाने योग्य भाग दिया गया, ईडेबल पोर्शन दिया गया। सिंघाड़ा में हम उसका बीज खाते हैं, इमली में हम मध्य फल भीति खाते हैं, ठीक है। अनानास में हम पारी दलपुंज खाते हैं और नाशपाती में हम मांसल एरिल खाते हैं। तो जो मांसल एरिल होता है ना, वो हम नाशपाती का नहीं खाते हैं, हम खाते हैं किसका, लीची का। अच्छा फल है लीची का। तो 14th का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे नाशपाती नहीं होगा, यहाँ पर आपका लीची होगा। जो मांसल एरिल होता है ना, वो हम लीची का खाते हैं। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। एस्केप वेलोसिटी की बात की गई है। देखिए क्लास, आपको पता है जब भी हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ना पृथ्वी के धरातल से, तो हम उसके एक वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम उसको लॉन्च करते हैं कि वो क्या करे, अर्थ की ग्रेविटी को, मतलब आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर आ जाए, तभी तो वो आगे ट्रेवल करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, ठीक है। तो पलायन वेग कितना है, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ कितना है, आप समझ गए ना। एक चीज, हम ऊपर कोई चीज फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। आप एक बॉल लो, ऊपर फेंको, वो कहां जाएगी, नीचे गिरेगी, ऊपर तो नहीं चली जाएगी। ब्रह्मांड में ऐसा तो होता नहीं है। इस एस्केप वेलोसिटी तो, जितनी वेलोसिटी तो आपके हाथ में है नहीं कि फेंका फट से ऊपर चले गए, नहीं, आप फेंकोगे नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, ग्रेविटी। न्यूटन ने यही बोला है। बैठ के सेब खा रहे थे, मतलब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया भाई, तब से सब पढ़ने लगे। तो वही चीज है। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी पे हम किसी भी चीज को, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, कि वो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको पार कर जाए, मतलब अर्थ से बाहर चला जाए। नहीं तो वो फिर आके अर्थ पे ही गिर जाएगा ना, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो 15th का डी, अरे सॉरी सी आपका सही उत्तर है। चलो 15th का सी सही उत्तर है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों का घटता क्रम। तो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की बात की गई है, और कहां पर हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर मध्य प्रदेश की बात किस में है, महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है और राजस्थान में है। और मैं बता दूं, इस प्रश्न में जो ए ऑप्शन दिया गया है वो आपका एकदम सही दिया गया है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा क्लास, वो क्या होगा, ए, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन से अणुशक्ति खनिज का उदाहरण नहीं है, कौन सा एटॉमिक मिनरल्स नहीं है, रेडियोएक्टिव मिनरल्स नहीं है, यहां पे बोला गया। थोरियम है, ठीक है, बेरिलियम है, ठीक है, जिरकॉन है, बायराइट जो है वो नहीं है। तो यहां पे नॉट बोला गया है, तो 17 का डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको पता है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ये सब आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जिरकॉन। 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। एक तरफ आपको जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए हैं। तो चलिए क्लास, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जनजाति, ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, चाहे वो भारत की जनजातियों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कहां के हो, बताइए। भारत की जनजाति के साथ साथ वर्ल्ड, विश्व की भी जनजाति के बारे में आपको एक बार पढ़ना चाहिए। यहां पर देखिए, भूमिज दिया गया है, किन्नौर दिया गया है, यरावा दिया गया है, आपातानी दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको मैच करते हुए चलते हैं। भूमिज की बात हम करेंगे तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। किन्नौर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। यारावा की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये कर्नाटक में है। आपातानी की हम बात करेंगे तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो अब इसको मैच करिए, तो ए का आपका फोर्थ होगा, ए का फोर्थ तो एक ही जगह दिया गया है, ठीक है। किन्नौर की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर, हिमाचल प्रदेश में 3 हो गया। यारावा की हम बात करेंगे तो ये आपका हो गया कर्नाटक में, ठीक है। और आपातानी की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। तो 18 का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया। परीक्षा में मैंने देखा है कि कई बार अब पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार में कौन कौन से ट्राइब्स हैं। तो आप याद रखिएगा क्लास, ओंगी, ठीक है, आरबा, उत्तरी सेंटिनली, ठीक है, अंडमानी तो छोड़ दो, पता रहेगा, निकोबारी से भी पता लगा लोगे, सोपन, ये याद रखना, ठीक है। आप याद रखिएगा ये 3, ओंगी, आरब, ठीक है, सेंटिनली
और सोपन। तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपको रिवाइज करा दूं। चलो 19 प्रश्न को देखते हैं, स्ट्रेट से रिलेटेड है। अच्छा, जब भी हम जल संधि की बात करते हैं तो आपको ये चीज तो समझ में आता होगा ना, जो भी स्ट्रेट होती है, जल संधि होती है, वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं और दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है, जमीन को अलग करती है, पानी को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपके तातर जल संधि की बात की गई है और यहाँ पर फोटो आपकी है। कल भी मैंने एक जल संधि की बात की थी, आपको याद हो गया होगा वो, अब आज याद कर लो। तो यहाँ पर जो तातर जल संधि है वो किन किन सीज को कनेक्ट कर रही है, तो आप याद रखिएगा सी ऑफ जापान को सी ऑफ ओस्टक से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए ओकोस्टक को सी ऑफ जापान से कनेक्ट कर रही है, जो कि 19th का ए है आपका, 19वें का ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, 20वें प्रश्न को। लोकसभा के वे पहले स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? अब ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछे कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? जीवी मवलांकर थे। ठीक है, अगर परीक्षा में आपसे पूछे लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो भी आपका क्या होगा? जीवी मवलांकर होंगे। तो 20वें का आपका सही उत्तर क्या है क्लास? ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, जीवी मवलांकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 21वें प्रश्न को देखिए। अफ्रीका महाद्वीप की मसाई, काफिर एवं जुल्लू जनजाति द्वारा घास से निर्मित आवास को क्या कहती है? तो यहाँ पे जो मसाई, काफिर, जुल्लू ट्राइब्स आपके कहाँ पर है? आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। वो जो ग्रासेस से, जो ड्राई ग्रासेस से एक घर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं, तिप्पी कहते हैं, क्राल कहते हैं, या फिर इजबा कहते हैं। तो टाइम लीजिए, अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? 21वें का सी, इसको हम क्राल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप की मसाई, कामफिर एवं जुल्लू जनजाति द्वारा घास से निर्मित आवास को क्राल कहलाता है। ठीक है, युर्त की अगर हम बात करें तो खिरगिस, कालमुक एवं कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित जो अस्थायी आवास होते हैं उसको हम युर्त कहते हैं। तिप्पी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रेड इंडियन द्वारा निर्मित आवास को तिप्पी कहते हैं। और इजबा जो है वो उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में टिकोना मानव निर्मित आवास को कहते हैं। तो क्लास यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, अगर आपको आता है टू गुड, अगर नहीं आता है तो एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, एक तो क्या कि ये जो मसाई है, कामफिर है, जुल्लू जनजाति आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, खिरगिस आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये सब याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो निर्मित आवास को हम क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। 22वें प्रश्न को देखते हैं। एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात की गई है, आईसी बोर्ड्स की बात की गई है, वो किस चीज के बने रहते हैं? लोहा का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, या फिर कांच का? देखिए क्लास, जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो आपके सिलिकॉन से बने रहते हैं, याद रखिएगा। 22 का सी, हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम सिलिकॉन की बात करते हैं, जर्मेनियम की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 23वां। सुक्रोज की जल अपघटन से बनता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सुक्रोज से क्या बनता है? ग्लूकोज खाली बनता है कि लैक्टोज खाली बनता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है या फिर ग्लूकोज और लैक्टोज बनता है? तो ये याद रखिएगा, जब भी सुक्रोज का जल अपघटन होगा तो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म होगा। तो 23वें का आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है 23rd का। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ आपको बैराज दिया गया है, दूसरी तरफ आपको स्थिति दी गई है, कहां पर ये लोकेटेड है। गोकुल बैराज की बात करेंगे तो ये कहां पर है? मथुरा में है। हिंडन बैराज की बात करेंगे तो ये गाजियाबाद में है। अफजलगढ़ बैराज की बात करेंगे तो ये बिजनौर में है। राप्ती बैराज की बात करेंगे तो ये गोरखपुर में नहीं है। ठीक है, देखिए राप्ती नदी जो है वो कहां पर है? वो आपके गोरखपुर में बहती है, गोरखपुर में राप्ती नदी है, लेकिन जो राप्ती बैराज है, ठीक है, ये आपका श्रावस्ती में है, तो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 25वां।
निम्नलिखित में से गोरखपुर की किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता है? गोरखपुर में कालीन के लिए, टेराकोटा के लिए, कांच एवं पॉटरी के लिए, बॉल हैंगिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं गोरखपुर में टेराकोटा के सामान बहुत मिलते हैं, ठीक है। वहां पे जो आप देखते होंगे टेराकोटा, जो मिट्टी के आपके हाथी बने रहते हैं, घोड़े बने रहते हैं, औरत बनी रहती है, बहुत खूबसूरत लगता है टेराकोटा का, ठीक है। तो गोरखपुर किस चीज के लिए फेमस है? टेराकोटा के सामान के लिए फेमस है। 25 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26वां। सोरो व अतरंजी खेड़ा जैसे प्रसिद्ध स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहां पर मेरठ में है, ये कानपुर में है, एटा में है या फिर सीतापुर में है। ये कुछ यूपी स्पेशल के प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार देखिए। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे अतरंजी खेड़ा और सोरोन जो है वो आपके एटा में आते हैं, ठीक है। 26 का सी सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, सोरो की अगर हम बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम पृथ्वी का आविर्भाव यही हुआ था। यहाँ भगवान वारा की विशाल प्रतिमा बनी है, ठीक है, मंदिर में। यहाँ पे अतरंजी खेड़ा की बात करेंगे तो काली नदी के तट पर स्थित इस उत्तर कालीन स्थल को चीनी यात्री हेनसांग ने किस नाम से संबोधित किया है? पी लो शान, ठीक है, ये याद रखिएगा, पी लो शान नाम से संबोधित किया है। यहां से प्राप्त अवशेष मुख्यतः चित्रित घूसर मृत भांड संस्कृत से भी संबंधित है। तो ये चीज याद रखिएगा क्लास, क्योंकि यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है हिस्ट्री का। अगला हम देखते हैं 27। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे रंगानाथ मिश्रा दिया गया है, के.जी. बालकृष्णन दिया गया है, ए.एस. आनंद दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आनंद का ट्रांसलेशन यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ने क्या कर दिया है? ए.एस. जॉय, ठीक है। तो प्लीज क्लास इंग्लिश वालों हिंदी पढ़ लेना, थोड़ा सा अगर ऐसी मिस्टेक हुआ करे तो आप लोग सही कर लिया करो। आने वाले ऑफिसर्स हो तुम लोग, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर कर दिया करो जो ट्रांसलेशन वाली होती है। तो ए.एस. जॉय दिया, पूरा नाम ही बदल दिया, ठीक है। एच.एल. दत्तू दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको 27 के आंसर को अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम सीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? रंगानाथ मिश्रा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम अगर देखें यहाँ पे तो रंगानाथ मिश्रा आपको 2 जगह दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए वेंकट चलैया है, फिर उसके बाद जे.एस. वर्मा है, फिर ए.एस. आनंद है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन में आएगा ए.एस. आनंद। तो 1, 3, 2, 4 आपका सही उत्तर होगा, बी सही उत्तर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए शिवराज पाटिल है, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो अरुण कुमार मिश्रा है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, अभी के अरुण कुमार मिश्रा है, याद रखिएगा। चलिए 28 को हम देखते हैं प्रश्न को। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन कारण पे बेस्ड प्रश्न है, पूरा नहीं पढ़ूंगी। कथन क्या दिया गया है? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B को अंतः स्थापित किया गया था। कारण दिया गया है न्यायाधिकरण न्यायपालिका के बोझ को कम करने हेतु एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 323A और 323B को ऐड किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। अगर स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम याद होगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में किस संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही। किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। यहाँ पे बोला गया है ये आपके ट्रिब्यूनल एक्ट से रिलेटेड है और इनका मेन पर्पस क्या है? जो जुडिशरी पे एक एक्स्ट्रा बर्डन है उसको कम करना। दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ठीक है, इसके कारण इसको जोड़ा गया था, ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए 323A की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की बात करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे आप एज एन IAS ज्वाइन करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाएगा। 323B की बात करेंगे तो ये जो भी अन्य मामले होंगे, अदर मैटर्स होंगे, वो इस ट्रिब्यूनल्स में देखे जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा।
29 को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अपने पद की सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, भारत का महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को, भारत का महान्यायवादी को। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसको किसको मिलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलता है, कैग को मिलता है, अटॉर्नी जनरल को नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है वो ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका वो होता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग को अगर हम बात करेंगे इनको रिमूव करने की, तो ये आपके उसी तरीके से रिमूव होते हैं जैसे कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्लेजर पे प्रसाद पर्यंत पर ग्रहण करता है, ये चीज याद रखिएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करेंगे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, तो 6 वर्षों तक या फिर 65 वर्ष जो भी आपका पहले होता हो उसमें, और इससे पहले उसे किस प्रकार हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसी तरीके से जब हम महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की बात करेंगे तो इनकी भी एज 6 या 65 साल, 6 या 65 साल, और इनको भी हटाने की प्रक्रिया क्या है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरीके से इनको भी हटाया जाता है। ठीक है, 30 प्रश्न को अब हम देखते हैं, 30वें प्रश्न को। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन आपका फॉल्स है, ये ध्यान में रखिएगा। जो प्रियम्बल है, इट कैन बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, इसे न्यायालय में परिवर्तनीय किया जा सकता है, नहीं। क्लास देखिए, डीपीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो डीपीएसपी जो आपके नीति निर्देशक तत्व है उनको भी कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। खाली फंडामेंटल राइट ऐसा है कि जिसका जब आपका फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, मतलब उसमें हमको नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर आप कोर्ट इन्फोर्स करेगी। ना ही प्रियम्बल को इन्फोर्स करती है, ना ही डीपीएसपी को इन्फोर्स करती है। तो पहला तो आपका गलत है। पहला जैसे ही हटाओगे तुम लोग सीधे आंसर पे आ जाओगे। अच्छा सॉरी क्लास, देखो यही मैंने गलती कर दी ना, आप लोग पकड़ लिए होंगे कि यहाँ पर फॉल्स बोला गया है, ट्रू नहीं बोला गया, तो पहला आपका होगा। ठीक है, मतलब तीसरा आपका नहीं होगा यहाँ पर। इसको मैं एक बार वो करती हूँ, डिलीट करती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पर देखो तो पहला तो आपका होगा क्योंकि ये गलत ही है। इट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पर हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे जस्टिस की बात की जाती है ना, यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, तो इट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, सही है। द प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्तावना विधायिका की शक्ति पर निषेध लगाता है, ये भी नहीं, प्रोहिबिशन भी नहीं लगाता है। तो यहाँ पे फॉल्स बोला गया है, तो 1, 3, 4 आपका सही उत्तर होगा। समझ गया होंगे क्लास ना। यहाँ पे हम जब प्रियम्बल की बात करते थे तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, वही आगे चल के आपका प्रियम्बल हो गया, तो हम कह सकते हैं इट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, उद्देशिका को उल्लेखित करता है, ये एकदम सही है। तो 30वें का बी आपका सही उत्तर है। 31 को हम देखते हैं। वकाटक वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। यह गुप्त वंश के समकालीन था। इसका मूल निवास स्थान बरात व विदर्भ था। तो देखिए वकाटक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो विंध्य शक्ति था, एकदम सही है। ये गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्पररी थे, एकदम सही है। इनका जो रेजिडेंशियल एरिया था जहां पे ये रहते थे, ये बरार और विदर्भ था, ये भी सही है। तो यहां पर आपका करेक्ट पूछा है, तो इसीलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 का। 32 देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के बारे में कहा गया था कि भारत में उसकी नीति करों में कमी, अनावश्यक कानून को न बनाने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी। लॉर्ड मयो की, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की, लॉर्ड रिपेन की या फिर लॉर्ड डफरिन की। तो मैं आपको बता दूं ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया है ये किससे रिलेटेड है, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक से रिलेटेड है। 32 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहां पर देख लेते हैं हम। 1872 से 1876 तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड नॉर्थब्रुक की भारत में नीति करों में कमी, अनावश्यक कानून को न बनाने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी।
33rd प्रश्न देखते हैं, 33वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शासक को भारतीय हातिम के रूप में जाना जाता है? तो किसे भारतीय हातिम कहा जाता है? हर्ष को, धर्मपाल को, अमोघवर्ष को, विक्रमादित्य प्रथम को? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय हातिम हम कहते हैं हर्षवर्धन को, ठीक है, हर्ष को। देखिए, कन्नौज के शासक हर्ष को भारतीय इतिहास में भारतीय हातिम के रूप में जाना जाता है। हर्ष ने अपनी बहन राशि के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, आपको पता है जब जो हर्षवर्धन की जो बहन थी, उनके पति को जब मार दिया गया तो फिर ये जंगलों में चली गई थी, तो फिर हर्ष इनको ढूंढते हैं और कन्नौज में इनके साथ संयुक्त रूप से फिर शासन करते हैं। यहाँ पर देखिए, इनके बड़े भाई को भी मार दिया गया था। वो सब चीजें हम लोग कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको वंश दिया गया है, दूसरी तरफ आपको संस्थापक दिए गए हैं। मौखिरी वंश, देखिए क्लास ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, मौखिरी वंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक अश्वपति थे। हुड़ वंश के तोरमार थे, ठीक है। कंदक वंश के मयूर शर्मन थे। राष्ट्रकूट वंश दिया गया है कीर्तिवर्मन, नहीं, राष्ट्रकूट वंश के कीर्तिवर्मन नहीं थे, दांडी दुर्ग थे, ठीक है, वर्मन थे, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, दंती वर्मन जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के आपके संस्थापक थे, ठीक है। 35 प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो हम सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम 50 करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके आपका, और स्पीड को बढ़ा के क्लास को देखिएगा क्लास, ठीक है, ताकि आपको कम समय में आप हर लेक्चर्स को देख पाए। मैं खुद कह रही हूँ कि स्पीड को और तेज कर लेना, जितना तेज कर सकते उतना तेज करना, अब बस रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय किया था? 1922 में, 1923 में, 25 में, 27 में। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं पॉलिटिकली इनएक्टिव रहूंगा फॉर एन ईयर, कब? 1925 में। देखिए क्लास, अगर आपको थोड़ा सा भी आपने हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो आपको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन आया, ठीक है। 1922 आते आते असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं चौरी चौरा कांड की वजह से। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसको कौन गठित करते हैं? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और CR दास। और फिर 1924 का वो समय है जब बेलगांव में महात्मा गांधी क्या करते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद 1925 में महात्मा गांधी पॉलिटिकली साइलेंस, मतलब मौन धारण करते हैं। तो 1925 का समय आ गया, और 1925 में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, जिसको कि पहले कांड कहा जाता था, बाद में उसका नाम एक्शन कर दिया है। कौन सा हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। उत्तर प्रदेश में हुआ है। पहले इसको कांड कहा जाता था, बाद में यूपी सरकार ने बोला कि हम एक्शन बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। एक बार क्विक रिवीजन सीरीज आप लोग जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रही हूँ उसको देखने के लिए। कम समय में तेजी से रिवीजन होगा, स्पीड तेज करोगे तो और तेजी से रिवीजन होगा, ठीक है। वीडियो की स्पीड तेज कर लेना। तो थैंक यू सो मच क्लास। अभी बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, पढ़ाई करते रहिए। प्रीलिम्स को तो बस पॉइंट नंबर से ही क्वालिफाई करना है। तो अगर अभी परेशान हो गए तो फिर आधी रेस हार जाओगे, ठीक है। तो बिना परेशान हुए लास्ट मिनट तक पढ़ाई करो, और बार बार अपने आप से कहो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होगा, ठीक है, फिर मेंस देखेंगे। पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, पूरा टारगेट, पूरा फोकस प्रीलिम्स पे रखो, और ये मत सोचो कि हम 30, 40, 50, 60 नंबर से मार्जिन, नहीं, कोई जरूरत नहीं। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, ठीक है। पहली रेस आपकी है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, समझदारी से पढ़ाई करिए। चीजों में अब अध्ययन करने मत बैठिए कि हम पूरे पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, सही समय नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी उसका कहीं पे भी आप फंस रहे हैं तो आप टॉपिक्स को लीव भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बार बार चीजों को बस अब रिवाइज करिए। क्लास में फिर कहूंगी, रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करिए अपना। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर लगाइए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइए। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद क्लास।